नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका त्रिवेदा एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे साथ मिलकर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जैसे शानदार सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक बेहद ही शानदार कॉन्सेप्ट जिसका नाम बोले तो मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी कि मौद्रिक नीति से बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं रिवर्स रेपो रेट की, एसएलआर की, एमएसएफ की, इन सभी की बात करने वाले हैं जो बोले तो 9 to 12 क्लास में भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं और इसके बाद कंपटीशन एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के शानदार कॉन्सेप्ट की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी की। देखो, कोई भी देश के अंदर जो वहां का सेंट्रल बैंक रहता है, जैसे कि इंडिया के अंदर आरबीआई है, ये क्या काम करता है भैया कि पूरी कंट्री के अंदर मतलब कि इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी बनी रहे। उस स्टेबिलिटी को बने रहने के कारण, यानी कि ज़्यादा महंगाई ना बढ़े, ना ज़्यादा गरीबी बढ़े, या फिर मार्केट के अंदर ज़्यादा लिक्विडिटी ना आए, उनको कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी बनाता है, मौद्रिक नीति बनाता है। यानी कि ये बैंकों को बताता है कि भैया बैंक कितना लोन दे सकते हैं, कितना लोन नहीं दे सकते हैं, और इवन बैंकों के ऊपर कंट्रोल रखने का काम करता है। तो आरबीआई जो ऐसा लिक्विडिटी यानी कि पैसे को मार्केट में उतारने के लिए, पैसे को कंट्रोल करने के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाता है, जो पॉलिसीज बनाती हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कंसीडर की जाती हैं। अब बात करते हैं कि काम कैसे करती हैं ये। तो उसके लिए आरबीआई कई तरीके से बैंकों के ऊपर कंट्रोल करता है, क्योंकि बैंकों के हाथ में तो है, बैंक लोन बांटता है सबको, और अगर बैंक सबको लोन ज्यादा दे दे तो सभी लोगों के पास में पैसा आ जाएगा। अब पैसा आ जाएगा तो मार्केट के अंदर वो लोग क्या बढ़ा देंगे, पैसा आ रहा है तो डिमांड बढ़ा देंगे। अब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक मार्केट के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी, तो जो गरीब लोग हैं उनकी पहुंच से सारे सामान, सारे गुड्स, सारे रिसोर्सेज दूर निकल जाएंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए आरबीआई ऐसी बहुत सी रेट लगाती है, ऐसी बहुत सी दर लगाती है, इंटरेस्ट रेट लगाती है बैंकों के ऊपर, जिससे कि बैंक आसानी से लोन ना दे सकें। तो अभी उसकी ही हम बात करने वाले हैं। आरबीआई जो होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी की रेगुलेटरी बॉडी है। यानी कि इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगी, यानी कि जो पैसे से संबंधित जो भी लेन देन है उसको रेगुलेट करने का या उसको सुपरवाइज करने का काम कौन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, जैसा कि हम सबको पता है। बाकी के जो बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, या और भी कमर्शियल बैंक जो मार्केट के अंदर खुले हुए हैं, क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट पैसा जमा करवाना है तो हम आरबीआई में तो जाते नहीं है, इन्हीं बैंकों में जाते हैं, या लोन लेना होता है जब भी हम इन्हीं बैंकों में जाते हैं। अब बात करते हैं भैया कि आरबीआई बोले तो बैंकों का बाप हुआ, यानी कि सबसे बड़ा जो कंट्री है, कंट्री में जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा हुआ, आरबीआई हुआ। जब भी इन छोटे बैंकों को जरूरत होगी तो ये बैंक किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास में जाएंगे। सोचने की चीज है, मान लो कभी यूको बैंक है, जैसे कि इसके पास में ग्राहक बहुत ज्यादा आ गए, कस्टमर बहुत ज्यादा आ गए लोन लेने के लिए। अब यूको बैंक के अंदर उस दिन पैसा था नहीं, तो ये पैसा लेने के लिए कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास में जाएगा। बोले कि भैया मुझे पैसा दे दो, इतने ग्राहक आ गए और मैंने मेरा सारा पैसा लोन पे दे रखा है, तो मेरे पास में फिलहाल पैसा नहीं है। तो आरबीआई क्या काम करेगा, इसको अब क्या देगा, उधार पैसे देगा। उधार पैसे को हम क्या बोलते हैं, लोन देना बोलते हैं। अब वो जो आरबीआई इनको लोन देगा, वो लोन देगा तो भैया उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट भी लेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आदमी किसी को पैसे देता है तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट लेता है। अब जब आरबीआई इन बैंकों को लोन देगा तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लेगा। उस इंटरेस्ट को ही क्या बोला जाता है, रेपो रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेपो रेट बोला जाता है, यानी कि रिप्रेजेंटिंग ऑप्शन बोला जाता है वैसे तो, लेकिन आप याद रखो रेपो रेट, यानी कि वो दर या वो रेट जो आरबीआई बैंकों को लोन के एवरेज में वसूल करता है, यानी कि उनसे ग्रहण करता है। तो आरबीआई जब बैंकों को पैसा देगा तो किस रेट के ऊपर देगा, रेपो रेट के ऊपर देगा। अब ये जो बैंक है ये उस पैसे को लेकर अपने पास तो रख नहीं लेगा कि हाँ भैया अपने पास रख लिया, ये भी आगे उस पैसे को किसी को देगा। ये वो पैसा किसको देगा, पीपल्स को देगा, यानी कि जनता में बांटेगा। अब जनता में बांटेगा तो भैया जब जनता को लोन देगा ये बैंक, कमर्शियल बैंक जब जनता को पैसा देंगे तो भैया अपन जब बैंक से पैसा लेने जाते हैं तो वो अपने से भी कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। अब आरबीआई ने जिस रेट के ऊपर बैंकों को पैसा दिया है उसी रेट के ऊपर बैंक थोड़ी ना लोगों को पैसा देगा, उसे भी तो खुद का प्रॉफिट कमाना है। मान लो अपन किसी से पैसा लेकर आए, इंटरेस्ट रेट दी, अगर अब हम आगे उस पैसे को किसी को दे रहे हैं तो भैया अगर उसी रेट पे देंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या है, हम भी उसमें थोड़ा बहुत अपना ऐड करेंगे। तो ये बैंक क्या करेंगे, जैसे मान लो आरबीआई ने रेपो रेट 5% के हिसाब से इन कमर्शियल बैंकों को दी थी, तो अब कमर्शियल बैंक लोगों को 5% के हिसाब से थोड़ी ना देंगे,
लगभग 10% के हिसाब से देंगे, और ये 10% क्या रहेगी, बेस रेट रहेगी, यानी कि बेस रेट पे ये इसको पैसा दे देगा। अब ये जो लोग हैं इनके पास में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। जैसे मानो कमर्शियल बैंक ने इन बैंकों को 1 लाख रुपए दिया लोन के ऊपर, अब जो ये 10% की इंटरेस्ट रेट है तो पूरे साल में 10,000 यानी कि 10,000 रुपए इसके ऊपर ब्याज हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लो कोई श्यामलाल है, उसके पास में ये 1 लाख रुपए आ गए। अब 1 लाख रुपए आ गया तो उसकी तो जेब में क्या आ गया, पैसा। और जब पता है कि भैया इंसान की जेब में पैसा आता है तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब भैया ये श्यामलाल जी कहाँ जाएंगे, बाजार में जाएंगे और बोलेंगे किसी दुकानदार को कि हाँ जी शुक्ला जी 1 किलो नमकीन तोल दीजिए। अब शुक्ला जी ने नमकीन तोल दी, वो नमकीन बिक रही थी 100 रुपए की, लेकिन इन्होंने बोला बढ़ा के, उसने बोले कि 150 रुपए, बोले नहीं बोले आप सही लगाओ, तो उसने 120 रुपए में इनको नमकीन पकड़ा दी। अब सभी लोग, एक आदमी तो बैंक से लोन लेके नहीं आएगा, बहुत से लोगों ने बैंक से लोन लिया, वो सभी इसी तरीके से मार्केट में पहुंच गए कि 100 रुपए की नमकीन जो बिक रही थी उसका प्राइस कितना करवा दिया, 120। इससे मार्केट में क्या बढ़ गई कि जो 100 रुपए की नमकीन बिक रही थी आज वो 120 रुपए की बिक रही है, तो मार्केट के अंदर क्या बढ़ जाएगी, महंगाई। अब जब महंगाई बढ़ने लगेगी तो आरबीआई देखेगा कि मैं इनको 5% पे दे रहा हूँ, ये 10% मार्केट के अंदर पैसा दे रहे हैं, यानी कि बेस रेट के ऊपर लोगों को पैसा बांट रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर महंगाई बढ़ रही है। अब ये क्या करेगा, महंगाई को कंट्रोल करने का काम करेगा। अब महंगाई कंट्रोल कैसे करेगा कि ये अपनी जो रेपो रेट है उसको बढ़ा देगा कि भैया मैं 40% कर रहा हूँ आज से रेपो रेट, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हालांकि इतनी नहीं होती है। अब रेपो रेट जब बढ़ा दी गई तो भैया अब ये कमर्शियल बैंकों के सामने भी दिक्कत आएगी। अब ये केवल 10% में तो दे नहीं पाएंगे, ये क्या करेंगे, ये भी अपनी रेट को बढ़ाएंगे। अब जब ये अपनी रेट को बढ़ाएंगे तो भैया ये 10% से कितना कर देंगे, मान लो ये 50% तो करेंगे कम से कम, क्योंकि 10% का प्रॉफिट तो ये भी लेंगे, 40% में इनको मिल रहा है तो 10% पैसा तो ये भी कमाएंगे। अब जब लोग देखेंगे कि 1 लाख रुपए लोन लेने के ऊपर हमें पूरे सालाना या पर एनम 50,000 रुपीस एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपए जब बैंक को वापस देना पड़ेगा तो कोई भी नहीं लेगा। फिर जब ये मार्केट में जाएंगे तो शुक्ला जी बोलेंगे हाँ जी नमकीन लेंगे, तो ये क्या कर देंगे, मना कर देंगे, क्योंकि इनको क्या करना है, पैसा नहीं है। अब 1 लाख का 1.5 लाख तो दे नहीं सकते। अब शुक्ला जी धीरे धीरे देखेंगे कि भैया कोई ग्राहक नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिक वो क्या करेंगे, अपने नमकीन के प्राइसेस को कम कर देंगे, जिससे कि मार्केट के अंदर महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो बैंक थ्रू द रेपो रेट, यानी कि आरबीआई क्या काम करता है, रेपो रेट के थ्रू बैंकों को कंट्रोल करता है कि बैंक महंगाई बढ़ने ना दे, क्योंकि अगर बैंकों के ऊपर ये रेपो रेट कम ही रहेगी तो भैया पूरी देश में क्या कर देंगे, पैसा ही पैसा बांट देंगे। और हमें पता है कि जब भैया करेंसी इतनी ज्यादा मार्केट के अंदर आ जाएगी तो ऑटोमेटिक सी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या लगाता है, रेपो रेट लगाता है। अब बात की जाती है कि जो ये रेपो रेट होती है ये 2 से 14 दिनों के लिए लगाई जाती है। ये याद रखना, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि जो रेपो रेट होती है वो 2 से 14 दिनों तक के लिए लगाई जाती है। सर समझ में नहीं आया। देखो भैया बात ऐसी है कि जब भी बैंक को पैसे की जरूरत होती है, कमर्शियल बैंक को आरबीआई से, तो ये क्या करता है, 2 से 14 दिनों के लिए आरबीआई से पैसा उठा लाता है। अब इतने दिन में इसके पास मार्केट के अंदर दिया हुआ पैसा दोबारा आ जाएगा, तो ये दोबारा से आरबीआई को दे देगा। तो 2 से 14 दिनों के लिए जो पैसा कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेते हैं वो रेपो रेट के ऊपर लेते हैं, यानी कि रेपो रेट 2 से 14 दिनों तक के लिए पैसा देती है। एक होता है इसमें एमएसएफ। ये जो एमएसएफ होता है ये क्या काम करता है भैया, इंस्टेंट लोन दिलवाता है। इंस्टेंट लोन मतलब जैसे मान लो यूको बैंक को तुरंत जरूरत हुई 1 दिन के लिए और इसने आरबीआई से पैसा ले लिया। अब सोचो अपने को किसी से सडनली जरूरत हो पैसे की और अपने को बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो अपन क्या करेंगे, मन में आएगा जो भी रेट वो इंटरेस्ट की मांगेगा अपने को उसको देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उस टाइम अपने को एकदम बहुत बड़ी इमरजेंसी है, बहुत बड़ी जरूरत है। तो बैंक भी क्या काम करते हैं, एमएसएफ रेट के ऊपर आरबीआई से जो पैसा लेते हैं वो 1 दिन के लिए लेते हैं, यानी कि इंस्टेंट लेते हैं। तो याद रखना, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि एमएसएफ रेट के ऊपर आरबीआई से जो पैसा कमर्शियल बैंक लेते हैं वो लगभग कितने दिनों के लिए लेते हैं, तो 1-2 दिनों के अंदर ले लेते हैं, इंस्टेंट लेते हैं और तुरंत ही पैसा आते वापस कर देते हैं। इसके बाद में बात करते हैं भैया बैंक रेट। आरबीआई बैंक रेट के ऊपर भी कमर्शियल बैंकों को लोन देता है जो थोड़ा लंबे पीरियड के लिए रहता है। जो ये बैंक रेट रहती है साल में 2-4 बार फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कि बदलती रहती है, फिक्स नहीं रहती है। समझना है कॉन्सेप्ट, ना कि रेट समझनी है कि रेट कितनी रहेगी। तो रेपो रेट 2 से 14 दिनों के लिए रहती है, एमएसएफ रेट इंस्टेंट रहती है और बैंक रेट थोड़े लंबे पीरियड के लिए रहती है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो कमर्शियल बैंक लोगों को लोन देती है, यानी कि जो कर्जा देती है, वो 2 रेट के ऊपर देती है। एक तो देती है बेस रेट के ऊपर
और एक देती है PLR के ऊपर। अब ये PLR क्या होता है? देखो, बैंकों के पास में दो तरीके के कस्टमर होते हैं। जैसे हर इंसान की जिंदगी में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो उसका फेवरेट होता है और एक उसका नॉर्मल होता है कि भैया कोई ठीक है जानकारी है, या फिर जानकारी भी नहीं, कोई अजनबी मिल गया ठीक। तो बैंकों के लिए भी कस्टमर दो तरीके से होते हैं, उनके फेवरेट और एक नॉर्मल। अब फेवरेट कौन? भैया जो लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर बैंक से करते हैं, पैसा जमा करवाते हैं, निकालते हैं, बैंकों के अंदर लेन देन होता रहता है। अब उनको बैंक अच्छे से जानता है कि हाँ भाई ये तो फलाने इंसान है, ये तो हमारे बैंक में डेली आता है और उसके तो करोड़ों रुपए बैंक में इधर उधर होते रहते हैं, तो बैंक उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा। बैंक का वो फेवरेट कस्टमर है। क्यों? क्योंकि बैंक उसको जितना लोन देगा वो उतना ही इंटरेस्ट उनको पे करता रहेगा। तो ऐसे लोग जो बैंक के फेवरेट होते हैं, बैंक उनको किस रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करवाता है भैया? बेस रेट के ऊपर प्रोवाइड करवाता है। अब बात करते हैं बेस रेट यानी कि कम रहती है ये, ठीक है। अब जो PLR है, PLR रेट उन लोगों के लिए रहती है, जैसे मैं चला जाऊं, मेरा अकाउंट है HDFC बैंक में, और कल को मैं चला जाऊं ICICI बैंक या PNB बैंक में चला जाऊं और कह दूं भैया मुझे लोन चाहिए। अब वो बैंक वाले देखेंगे कि यार ये तो पहली बार आया है, अपन इसको जानते भी नहीं है, तो पहले अकाउंट वगैरह तो खुलवा लेंगे, लेकिन वो एक बड़ा अमाउंट में मेरे को लोन नहीं देंगे। और अगर देंगे भी तो जहां पे बेस रेट वो 10% में दे देते अपने फेवरेट कस्टमर को, वहां पे वो रेट मेरे लिए 12% या 15% कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है एक तो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता, दूसरी चीज ये है कि भैया ये अपन इसको जानते ही नहीं है, तो अपन तो इससे मन में आएगा जैसा पैसा ले सकते हैं। क्योंकि अपना कोई जानकार होता है तो अपन उसका काम पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे करते हैं, और कोई जानकार नहीं रहता तो अपन उसके लिए क्या करते हैं कि ठीक है देखते हैं, फिर उसका नॉर्मल तरीके से काम कर देते हैं। तो बैंक दो रेट के ऊपर लोगों को लोन देता है, एक PLR और एक बेस रेट। इसके बाद में हम बात करते हैं CRR की और SLR की। CRR क्या होता है और SLR क्या होता है? CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, और SLR का मतलब होता है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। लेकिन इससे पहले एक चीज और पढ़नी है, क्या कि रेपो रेट के अलावा कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि कमर्शियल बैंक हैं, इनके पास में बहुत सारा पैसा आ गया। बहुत सारा पैसा मतलब जैसे मान लो आज सैटरडे है या फिर फ्राइडे है, बैंकों के पास बहुत सारा पैसा है, तो बैंक क्या सोचेगा, बैंक में पड़ा पड़ा ये पैसा क्या काम करेगा, मैं एक काम करता हूँ इस पैसे को उठा के RBI में डाल देता हूँ। अब RBI में डालूंगा तो RBI मेरे को कुछ इंटरेस्ट देगा, तो बैंक क्या हो रहा है, लालची हो रहा है, बैंक को क्या करना है, इंटरेस्ट कमाना है। तो जब बैंक RBI को पैसा देते हैं तो RBI बोलता है, बोला भैया मुझे तो जरूरत ही नहीं है, तो मुझे जबरदस्ती पैसा दे रहे हो। अब जब बैंक को RBI को पैसा देंगे तो RBI क्या बोलेगा, बोला भैया मैं मेरे हिसाब से है ना इसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा, आपको देना है तो दो वरना मत दो। तो बैंक सोचते हैं कि भैया अपने पास पड़ा रहेगा, इससे अच्छा तो यही है कि कुछ ना कुछ इससे प्रॉफिट कमा लिया जाए। तो बैंक RBI को जिस रेट के ऊपर लोन देते हैं या फिर पैसा देते हैं उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। और हमेशा ये याद रखना कि ये रेपो रेट से कम होगी। अगर रेपो रेट भैया 5% पे जारी है तो रिवर्स रेपो रेट कहीं 4% या 3.5% पे ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि RBI को तो जरूरत ही नहीं है पैसों की, वो तो केवल उनका पैसा संभालने के लिए रख रहा है कि ठीक है भैया तुम्हारे नहीं है तो तुम दे जाओ फिर ले जाना। तो ये रिवर्स रेपो रेट कहलाती है कि जिस रेट के ऊपर या जिस दर के ऊपर कमर्शियल बैंक RBI को पैसा देते हैं या RBI जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंकों से पैसा लेती है वो रिवर्स रेपो रेट होती है, जो ऑलवेज रेपो रेट से कम देखने को मिलेगी। इसके बाद में हम बात कर रहे थे SLR और CRR की। देखो भैया बैंक दो तरीकों से, और RBI बैंकों के ऊपर दो तरीके से और कंट्रोल रखता है, एक थ्रू द CRR और एक थ्रू द SLR। CRR क्या होता है पहले ये समझना, कैश रिजर्व रेशियो, जैसा कि नाम से पता है कैश रिजर्व मतलब अपने पास में इकट्ठा करना और रेशियो मतलब अनुपात। RBI सीधा गाइडलाइन जारी करता है और बैंकों को बोलता है, जैसे कि कई बैंक ऐसे होते हैं कि खुले 5-10 साल काम किया, अच्छे से जनता का पैसा इकट्ठा किया और फिर भाग गए। गवर्नमेंट ऐसे केसेस को कम करने के लिए या बैंक बैंकरप्ट ना हो जाए, दिवालिया ना हो जाए या देश छोड़ के ना भाग जाएं, इसको कंट्रोल करने के लिए बैंक एक CRR बैंकों के ऊपर लगाता है कि भैया अगर आपके बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपए जमा है तो हर साल ये रेट बदलती रहती है CRR, अभी फिलहाल 4% के आसपास चल रही है। तो ये क्या बोलते हैं कि भैया अगर आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए हैं तो आप उसका 4 लाख, 4% कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, ये 4 लाख रुपए सिक्योरिटी के रूप में RBI में जमा करवा दो। अब बैंक के पास 1 करोड़ रुपए था, 4 लाख रुपए उसने कहाँ जमा करवा दिए, RBI में। इससे दो चीज होंगी, एक तो वो क्या करेगा, बैंक के पास में RBI के पास में सिक्योरिटी आ गई कि हाँ भाई ठीक है इस बैंक का पैसा अपने पास में जमा है 4%, तो अपन इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के अगर कल कोई भाग भी जाएगा तो अपने पास कुछ तो पैसा रहेगा। दूसरी चीज
एक इससे जो बैंक रहते हैं कमर्शियल बैंक, उनके बैंक में से 4 लाख रुपए कम हो गए। अब वो जब कम हो गए तो उनके पास में कितने बचेंगे? 96 लाख। अब वो 96 लाख बचेंगे तो पैसे कम हो गए। अगर पूरे 1 करोड़ होते तो वो क्या करता? ये जो एक्स्ट्रा पैसे इनको भी उठा उठा के जनता में बांट देता, लोन दे देता, जिससे महंगाई बढ़ती। तो महंगाई भी कंट्रोल हो गई और एक आरबीआई के पास में इन बैंकों की सिक्योरिटी भी जमा हो गई कि ठीक है अब ये बैंक कहीं पे भी नहीं भाग सकते। दूसरा काम क्या करता है आरबीआई? एक रेट लगाता है बैंकों के ऊपर, एसएलआर। एसएलआर क्या है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंदर क्या काम करता है बैंक? आरबीआई कमर्शियल बैंकों को बोलता है कि भैया आप अपने बैंक के अंदर कम से कम क्या करेंगे भैया? 18% की रेट से 18% कैश अपने पास में रखेंगे। मतलब टोटल जितना भी आपके बैंक में पैसा है उसका 18% आपको एनी टाइम बैंक में रखना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ रुपए हैं तो 18 लाख रुपए आपको बैंक में रखने पड़ेंगे। बाकी के पैसे को ही आप लोन पे बांट सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सारे के सारे पैसे बांट दिए उठाकर, अगर सारे के सारे पैसे बांट दिए गए उठाकर, तो बैंक क्या करेगा भैया? बैंक क्या कर देगा? मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा? वही बात, महंगाई बढ़ जाएगी और आरबीआई फिर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए आरबीआई क्या करता है? बैंकों को बोलता है कि एसएलआर के ऊपर आप लोग 18% या 18% के आसपास ही चलती रहती है, इस रेट के ऊपर अपने पास में अपना पैसा इतना रिजर्व रखोगे, उसके अलावा पैसा आप बैंकों को लोन पे दे सकते हो। तो 4% इधर, 18% इधर, टोटल 22% पैसा वो अपने पास में रख लेते हैं। मतलब आरबीआई कंट्रोल करवा लेता है, बाकी के पैसे को आप मार्केट में बांट सकते हो। दूसरी चीज, ये जो करंट कैश रिजर्व रेशियो है ये एनडीटीएल के ऊपर काम करता है, यानी कि नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटीज। क्यों? क्योंकि बैंकों का दायित्व बनता है, लाइबिलिटीज बनती है क्या? कि भैया अपने जो ग्राहक हैं, अपने जो कस्टमर हैं, उनको टाइम के ऊपर क्या दिया जाए? पैसा दिया जाए। अब वो पैसा नहीं दिया जाएगा तो इसके ऊपर आरबीआई का फॉल्ट रहेगा। इसीलिए ही आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो करवाता है, यानी कि बैंकों का पैसा अपने पास में कुछ रखवा लेता है। जो किसके ऊपर काम करता है? एनडीटीएल के ऊपर काम करता है, नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटीज। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि भैया फिलहाल करंट के अंदर, कंट्री के अंदर किसकी क्या रेट चल रही है। भैया जो रेपो रेट काम कर रही है फिलहाल कंट्री के अंदर वो 5.50% के ऊपर काम कर रही है। भैया ये डाटा फिक्स नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है, तो डाटा याद नहीं रखना, कॉन्सेप्ट याद करना। ये केवल बताने के लिए बता दिया कि फिलहाल रेट क्या चल रही है। इसके बाद में बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट कितनी चल रही है? 3.35%। याद रखना रेपो रेट से क्या है? कम। अपन ने पढ़ा था रेपो रेट ज्यादा होती है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? कम। इसके बाद में बात करते हैं बैंक रेट। ये लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, यानी कि ये तो 2 से 14 दिनों के लिए रहती है रेपो रेट तो, लेकिन ये थोड़े लंबे टाइम पीरियड के लिए रहती है। इसके बाद में एसएलआर जैसे कि मैंने बताया 18%, एमएसएफ क्या रहेगी? 5.75%। अब सोचने की बात है, रेपो रेट से ज्यादा है एमएसएफ। क्यों? क्योंकि ये 2 से कितने दिनों के लिए था? 14 दिनों के लिए। और ये किसके लिए है? इंस्टेंट है, यानी कि 1 आध दिनों के लिए। तो अब इंस्टेंट अपन किसी से लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत तो ज्यादा देना ही पड़ेगा। इसके बाद में कैश रिजर्व रेशियो कितना था? 4%, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है या फिर बात करें जो मॉनेटरी रेट है, जब ये बढ़ेगी तो मार्केट के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, यानी कि ब्याज क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे कोविड के टाइम के ऊपर रेट को क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था, यानी कि पैसा बांटना, लोन ज्यादा बांटा जा रहा था, इससे इंटरेस्ट क्या हो गया था? कम। दूसरी चीज लोन धीरे धीरे लोग क्या हो जाएंगे? कम लेने लग जाएंगे। रेट जब बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट जब बढ़ जाएगा, मार्केट के अंदर जब पैसा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं, वो लोन नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के पास में कैश भी कम हो जाएगा, जिससे कि क्या होगी? महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा नहीं है तो इंसान क्या करेगा? सामान नहीं खरीदेगा। इसके बाद में बात करते हैं कि चीजों के प्राइसेस भी जो है, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस भी क्या देखने को मिलेंगे? कम। अब मार्केट के अंदर मान लो मैं कोई सामान ले आया, वो 2 महीने से नहीं बिक रहा, तो मैं क्या करूंगा? उसके पैसे कम कर दूंगा कि ठीक है भाई बिक तो रहा ही नहीं, दिन में जो भी बिक जाता है तो कम पैसों के ऊपर भी उसको बेच दूंगा। वहीं पे अगर बात करें ये मॉनेटरी रेट अगर कम हो जाए तो इंटरेस्ट क्या देखने को मिलेगा भैया? आपको कम देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें लोन की, तो भैया अब लोन क्या आएंगे? ज्यादा बिकेंगे, मतलब लोन ज्यादा दिया जाएगा। अब लोन जब ज्यादा आ रहा है तो लोगों के पास में कैश भी क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिक सी बात है, ज्यादा आएगा। लोन अब जब ज्यादा लोगे तो कैश आपके पास में, लिक्विडिटी आपकी जेब में भरी रहेगी, पूरे पैसा रहेगा। प्राइस भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, और जब प्राइस बढ़ेंगे तो महंगाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे कि ये पेन कुछ टाइम तक तो एक ही बिक रहा था, अब डेली के 10, 20, 50 बिक रहे हैं।
अब जब बिक रहे हैं तो भैया महंगाई इसकी बढ़ा दे देंगे, क्योंकि अपन इसका प्राइस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिससे कि अपने को और ज़्यादा प्रॉफिट होता रहे। अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, रेफर्स टू एक्शन बाय ए सेंट्रल बैंक like the Reserve Bank of India to influence the money, supply and credit condition to achieve goals such as price stability and high employment। मॉनेटरी पॉलिसी क्या काम करती है भैया, सेंट्रल बैंक के द्वारा किए जाने वाले ऐसे एक्शन होते हैं जो मनी को इन्फ्लुएंस करती है, साथ के साथ में सप्लाई को प्रभावित करती है, क्रेडिट कंडीशन को टू अचीव गोल्स, यानी कि अपने गोल्स अचीव करने के लिए क्या करती है, क्रेडिट कंडीशन को भी क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, साथ के साथ में जैसे कि प्राइस स्टेबिलिटी और हाई एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों को रोजगार देना और प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, यानी कि महंगाई ना बढ़े। दूसरी चीज बात करते हैं, कुछ गोल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, कई बार पेपरों में देखने को मिलते हैं। तो इनके 3 गोल्स हैं। पहला है प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि पैसे के अंदर स्थिरता देखने को मिलेगी, प्राइस ना तो ज्यादा बढ़ेंगे ना ज्यादा कम रहेंगे। दूसरी बात हाई एम्प्लॉयमेंट, कि भैया मार्केट के अंदर जब पैसा बैलेंस में रहेगा तो लोगों को रोजगार भी अच्छी तरीके से मिलेगा, अगर पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो रोजगार कम देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि कंट्री की जो आर्थिक वृद्धि है वो भी देखने को मिलती है, पैसा अच्छे से फ्लो कर रहा है, करेंसी इधर से उधर घूम रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। इसके बाद बात करते हैं रेपो रेट की। द रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर ए शॉर्ट पीरियड। रेपो रेट बताया था 2 से 14 दिनों के लिए। जब 2 से 14 दिनों के लिए आरबीआई या सेंट्रल बैंक अपने कमर्शियल बैंकों को पैसा लैंड मतलब उधार पे देता है तो उसे क्या बोला जाता है भैया, रेपो रेट बोली जाती है। ये पेपर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि अगर पेपर में पूछ लिया जाए डेफिनेशन के बारे में तो आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। द रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लाइक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक बाय सेलिंग देम सिक्योरिटीज, effective absorbing excess liquidity from the banking system to control inflation and stabilize the economy। कि भैया बैंक क्या काम करता है, करेंसी को या फिर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, प्राइस स्टेबलाइज करने के लिए, इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने के लिए बैंकों के पास में जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको उधार पे ले लेता है, जिससे कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन नहीं होती है और इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबल काम करता रहता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं भैया बैंक रेट। A rate at which the Reserve Bank of India provide the loan to commercial bank without keeping any security। भैया बैंक रेट के अंदर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाता है, कोई पैसा वैसा नहीं रखता है, बराबर से उन्हें थोड़े ज्यादा दिनों के लिए लोन प्रोवाइड करवा देता है। इसके बाद में हम बात करते हैं भैया CRR, कैश रिजर्व रेशियो। रेट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ए बैंक टोटल डिपॉजिट दैट इट मस्ट होल्ड विद द सेंट्रल बैंक सच एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज लिक्विड कैश रिजर्व। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये है कि कम से कम कमर्शियल बैंक कुछ परसेंट पैसा अपने पैसे को सेंट्रल बैंक के अंदर क्या कर दे, डिपॉजिट कर दे, और सेंट्रल बैंक उस पैसे को अपने पास में रखेगा, जिससे कि क्या होता रहेगा भैया, वो बैंक भाग ना जाए, बैंकरप्ट ना हो जाए, ये सारी सिचुएशन। दूसरा इन्फ्लेशन भी कम होती है। इसके बाद में आता है भैया SLR। SLR क्या होता है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ए कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट और नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज that it must hold in liquid asset like cash, gold or government approved securities। SLR क्या होता है कि बैंक को आरबीआई बोलता है कि भैया या तो गोल्ड में रखो या कैश में रखो, कुछ पैसा अपने पास में रखो। 18% की जो रेट अभी आपको बताई थी, इतना पैसा अपने पास में रखो, जिससे कि कमर्शियल बैंकों के अंदर मनी फ्लो को रोक सके, मनी फ्लो को कंट्रोल करवा सके आरबीआई कमर्शियल बैंकों के थ्रू। इसके बाद में आता है भैया MSF रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो हमने बताया था 1 दिन के लिए लोन लिया जाता है। इज द इंटरेस्ट रेट एट विच शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन इंडिया कैन बोरो ओवरनाइट फंड फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एन इमरजेंसी व्हेन अदर बोरोइंग ऑप्शन सच एज द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आर एग्जॉस्टेड। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर कमर्शियल बैंक आरबीआई बैंकों से ओवरनाइट मतलब 1 रात के लिए या 1 दिन के लिए पैसा लेते हैं, क्योंकि उनके पास में दूसरा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है जहां से कि वो बैंकों से पैसा ले सके या कहीं और से पैसा ले सके, तो इसे बोलते हैं MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है भैया। इसके बाद एक PLR पढ़ा था। ए PLR रेट इज ए प्राइम लैंडिंग रेट विच इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट एट विच ए बैंक लैंड मनी टू इट्स मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स एक्टिंग एज ए बेंचमार्क फॉर वेरियस लोन टाइप इंक्लूडिंग होम, पर्सनल एंड बिजनेस लोन्स। यानी कि PLR रेट वो होती है जिसके ऊपर कोई भी बैंक को आरबीआई कोई भी कमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों को लोन देता है, चाहे वो होम लोन हो चाहे वो पर्सनल लोन हो। ठीक है, ये उन लोगों को दिया जाता है जो बैंक के नोन नहीं होते हैं। बैंक के जो नोन होते हैं उनको किस रेट के ऊपर दिया जाता है भैया,
बेस रेट के ऊपर दिया जाता है। तो ये हमने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वो सारी रेट पढ़ी जो कंट्री के अंदर इकोनॉमी को स्टेबल और बैंकों को मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए काम करती है। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर बैंक ज्यादा पैसा बांट देंगे, ज्यादा पैसा लोन पे दे देंगे, तो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक स्टेबल नहीं रह पाएगी। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के कॉन्सेप्ट समझने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।